विद्यार्थियों नमस्कार। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन की इस कक्षा में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेवाड़ पार्ट 3 के अंतर्गत मेवाड़ की गौरव गाथा के उस इतिहास के बारे में जिसके आधार पर यह साबित हो जाता है कि कीर्ति, शौर्य, मान, मर्यादा और यश के सामने कुछ भी नहीं। कीर्ति अजर अमर है और भौतिक सुख नश्वर है। मैं बात करना चाहूँगा मेवाड़ के उन बहादुरों और वीरों के बारे में जिन्होंने कि अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना का शक्तिपूर्वक सफलतापूर्वक मुकाबला किया और अपने मान मर्यादा को बरकरार रखा। यदि हम पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर यकीन करें तो हम ये मानेंगे कि मेवाड़ के रणबांकुरों ने और मेवाड़ के राणा रतन सिंह ने अपनी आन मान और मर्यादा को ऊपर समझा और भले ही नष्ट हो जाए, भले ही राज्य खत्म हो जाए, लेकिन पद्मिनी को अलाउद्दीन को सौंपने के लिए तैयार नहीं हुए। विद्यार्थियों, पद्मिनी की कथा अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर हमले का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और पद्मिनी को अलाउद्दीन के दिल्ली पर अपने पद्मिनी की को प्राप्त करने की इच्छा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर हमले का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। यद्यपि पद्मिनी की ऐतिहासिकता को लेकर इतिहासकारों के बीच में काफ़ी अलग अलग मतभेद है। जहाँ इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड इस कथा को सत्य मानते और प्रोफेसर डॉक्टर दशरथ शर्मा जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टी और द राजस्थान थ्रू द एजेज नामक ग्रंथ लिखे, वो भी पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर विश्वास करते। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल और साथ ही साथ राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर ओझा और डॉक्टर के.एस. लाल उन इतिहासकारों में से जो पद्मिनी की कथा के ऊपर यकीन नहीं करते। तो पद्मिनी की ऐतिहासिकता से संबंधित बातों के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभी आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने का निश्चय किया। जहाँ पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा चित्तौड़ पर हमले का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, वही साथ ही साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा इससे ऊपर कारण थी, क्योंकि यह माना कि चित्तौड़ में भले ही पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा एक महत्वपूर्ण कारक थी, लेकिन गुजरात में क्या था, रणथंभौर में क्या था और अन्य जगहों पर क्या था, तो वहाँ सब जगह पर एक ही बात थी और वो बात ये थी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा और वह इच्छा कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों को, हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्सों को वो फतेह करे और सिकंदर महान जैसे कारनामों को दोहराए और द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर शानी की उपाधि उसने धारण की। तो इस प्रकार का महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चित्तौड़ जैसे सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। और जबकि चित्तौड़ हमें एक ऐसे दुर्ग के रूप में दिखाई देता है, चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति और चित्तौड़ की सामरिक स्थिति न केवल मालवा पर नियंत्रण के लिए उपयोगी थे, न केवल गुजरात पर नियंत्रण के लिए उपयोगी थी, बल्कि इसके माध्यम से जालोर पर कंट्रोल हो सकता था। इसके माध्यम से दक्षिण के रास्तों पर भी निगरानी रखी जा सकती थी। तो ये बहुत सारे कारण बन रहे हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर हमले के लिए, मेवाड़ पर हमले के लिए। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी के अंत में लगभग 28 जनवरी 1303 को हमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना होने का उल्लेख मिलता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस हमले की जानकारी हमें कई सोर्सेज से मिल रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें अमीर खुसरो का विवरण है। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो इस अभियान में सुल्तान के साथ था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि न तो अमीर खुसरो ने और न ही किसी अन्य समकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के रूट का यानी किस रास्ते से वो चित्तौड़ की तरफ आया उसका उल्लेख नहीं किया। अमीर खुसरो इतना जरूर लिखता है कि सुल्तान ने चित्तौड़ के नज़दीक पहुंचकर अपने बेड़च और गंभीरी नदियों के बीच में अपना शाही पड़ाव स्थापित किया और उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया और उन दोनों टुकड़ियों को यह कहा गया कि दोनों तरफ से चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की जाए और स्वयं उसने चित्तौड़ी नामक पहाड़ी के ऊपर अपना शिविर लगाया और वहाँ से वह निरीक्षण करता था। तो लगभग 2-2.5 महीने का समय बीत गया, लेकिन सुल्तान की सेनाओं को कामयाबी नहीं मिली और राणा रतन सिंह जो कि समर सिंह का बेटा था और चित्तौड़ की गुहिल शाखा का अंतिम शासक साबित हुआ था, गुहिलों की रावल शाखा का अंतिम शासक वो था, तो वो अंदर से वो पूरा का पूरा निरीक्षण कर रहा था।
अमीर खुसरो रतन सिंह के बारे में लिखता है कि रतन सिंह काफ़ी सूरवीर शासक था और राजस्थान के और देश के शासकों में उसकी काफ़ी धाक थी। तो काफ़ी समय तक घेरा डालने के बाद भी जब अलाउद्दीन को कामयाबी नहीं मिली तो अलाउद्दीन ने एक नवीन नीति को अपनाने का निश्चय किया और उसने दुर्ग के आसपास थोड़े ऊंचे ऊंचे चबूतरे और पहाड़ी नुमा चीज़ें बनानी चालू की और उसके माध्यम से उसने मंजनीक एक ऐसा पत्थर फेंकने का उपकरण था जिसके माध्यम से किले की दीवारों को नष्ट की जाने की कोशिश की गई, गोले फेंके गए, बारूद फेंके गए, तो उनके माध्यम से किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली और घेरा लंबे समय तक चला। घेरा लगभग 8 महीने तक चला क्योंकि अगस्त महीने में ये दुर्ग जीता गया था। अब रतन सिंह किले के अंदर से बैठे हुए अपने सीमित संसाधनों से दुश्मन के घेरे का मुकाबला कर रहे और छुटपुट मुठभेड़ हो रही और इस लड़ाई में चित्तौड़ के मुख्य द्वार पर हमें सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह के शहीद होने का उल्लेख मिलता है। सिसोदा का सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ लड़ते हुए मारा गया था। तो जब अब किले के अंदर रतन सिंह की हालत और सीमित संसाधनों के कारण दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और दूसरी बात ये थी कि राजस्थान की अन्य राजपूत रियासतें इस हमलों के प्रति उदासीन रही। शायद ये उस दौर की प्रवृत्ति थी कि जब एक स्टेट पर हमला होता था तो दूसरी स्टेट आंख बंद करके बैठ जाती थी। तो रतन सिंह को कोई ऐसी मदद नहीं मिली और अंत में रतन सिंह ने एक मजबूत निर्णय लिया। यह वो निर्णय था जो अपनी आन मान और मर्यादा को बचाने के लिए था। यह वह निर्णय था जो चित्तौड़ की और गोइल शासकों की सदियों पुरानी मर्यादाओं की रक्षा के लिए लिया गया था। राजपूत स्त्रियों और बच्चों ने जौहर किया और कर्नल जेम्स टॉड ने इस जौहर का काफ़ी हृदय विदारक वर्णन किया है। विद्यार्थियों, यह एक ऐसा हृदय विदारक दृश्य था जिससे कि अच्छे खासे लोग दहल जाए, लेकिन उन वीर राजपूत स्त्रियों ने अपने सतीत्व की, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने तुर्कों के हाथों में पड़े जाना स्वीकार नहीं किया और इस लड़ाई में अल्टीमेटली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जीता और जीतने के बाद उसने क्रोधित होकर लगभग 30,000 नागरिकों को, निरीह नागरिक पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया गया और चित्तौड़ दुर्ग, वहाँ कई क्षेत्रों में आग लगा दी गई और बाद में चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया और अलाउद्दीन ने इसका कमांड और कंट्रोल अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया गया। अब बात जहाँ तक आती कि राणा रतन सिंह का क्या हुआ, तो इस बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद थे। जहाँ इतिहासकार मूता नैन्सी, विद्यार्थी मूता नैन्सी, जो मुनोत नैन्सी के नाम से भी जाना जाता है और जिसको मारवाड़ का एक टाइप से अबुल फजल भी कहा जाता है, और इसने मारवाड़ के परगनों की विगत नाम से काफ़ी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। तो वह अपने विवरणों में लिखता है कि राणा रतन सिंह बड़ी वीरतापूर्वक लड़ते हुए इस युद्ध में मारा गया। वही दूसरी तरफ हमारे सामने 2 विवरण हो रहे। एक विवरण अमीर खुसरो का विवरण है और वो ये कहता है कि राणा रतन सिंह इस लड़ाई में राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन की बाद में अधीनता स्वीकार कर ली और अलाउद्दीन के हाथों वो मारा नहीं गया और उसकी जान बच गई। और दूसरी तरफ एक जैन विवरण हमारे सामने और उपलब्ध है। वो ये कह रहा है कि रतन सिंह को कैद करके जगह जगह उस तरीके से दिखाया गया जैसे कि बंदर को पिंजरे में कैद करके दिखाते। तो इस प्रकार की बातें हमें बहुत सारी मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली विविध तथ्यों के विवेचन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपने गोइल पूर्वजों की शानदार परंपरा और शौर्यपूर्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए राणा रतन सिंह बड़ी वीरतापूर्वक इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। अब प्रश्न विद्यार्थियों इस बारे में ये भी आ जाता है कि पद्मिनी की ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पैदा होता है कि पद्मिनी की ऐतिहासिकता क्या है और पद्मिनी कथा क्या है। तो इस बारे में जो भी हमें जानकारी मिल रही है, इसका सबसे पहला सोर्स मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत है, जो कि 1540 में उसने लिखा और बाद में कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी गई। फरिश्ता ने इसको अलाउद्दीन के हमले के साथ जोड़ दिया, खुसरो ने भी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी और कर्नल जेम्स टॉड ने इस चीज़ को स्वीकार कर दिया। चारण भाट वृत्तांतों में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। लेकिन और राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा भी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जैसे इतिहासकार और कई अन्य इतिहासकार पद्मिनी की ऐतिहासिकता से जुड़े हुए प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो आइए मैं आपसे संक्षेप में बात करता हूँ कि पद्मिनी के बारे में जो विवरण उपलब्ध होता है वह क्या है। इस विवरण के मुताबिक ऐसा माना गया कि पद्मिनी सिंहल देश की राजकुमारी थी और हीरामन नामक तोते के द्वारा जब मेवाड़ के राणा रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में पता लगा
तो वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने 12 साल तक तपस्या की और इसके बाद पद्मिनी का विवाह उनके साथ कर दिया गया। बाद में राघव चेतन नामक एक ज्योतिषी के द्वारा पद्मिनी का अपमान कर दिए जाने के कारण राणा रतन सिंह ने उसको निष्कासित कर दिया। राघव चेतन अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने अलाउद्दीन को पद्मिनी के अप्रतिम सौंदर्य से अवगत कराया और चित्तौड़ पर हमला करने को कहा। अलाउद्दीन पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर चित्तौड़ पहुंचा, लेकिन जब वह घेरा डालने में राजपूतों को झुकाने में कामयाब नहीं हो सका तो उसने केवल रतन सिंह को यह कहा कि यदि पद्मिनी को उसे शीशे में दिखा दिया जाए तो वो खाली देखकर लौट जाएगा, और इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया। और जब बाद में रतन सिंह अलाउद्दीन को छोड़ने किले के दरवाजे पर गया तो वहाँ पर मौजूद खलजी सैनिकों ने रतन सिंह को पकड़कर कैद कर दिया गया और रतन सिंह को दिल्ली ले जाया गया। बाद में पद्मिनी ने गोरा बादल की मदद से रतन सिंह को वहाँ से आज़ाद कराया और वे लोग वापस आए और रास्ते में डूंगरपुर के राजा कुंभलगढ़ के सामंत से लड़ते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो गई और पद्मिनी सती हो गई। और बाद में बादल के नेतृत्व में चित्तौड़ के सैनिकों ने अलाउद्दीन खलजी का मुकाबला किया और अलाउद्दीन खलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ। तो इस प्रकार की बातें पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलती है। तो पद्मिनी की ऐतिहासिकता को लेकर इतिहासकारों के बीच में काफ़ी चर्चा है, काफ़ी शोध का विषय है और इस बारे में काफ़ी नवीन तथ्य प्रकाश के अंदर आ रहे। तो विद्यार्थियों, मैंने भी आपको भाग 3 के अंतर्गत अवगत कराया मेवाड़ की प्रतिरोध नीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, और आगे भाग 4 में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मेवाड़ ने अपनी प्रतिरोध की नीति को बरकरार रखा। विद्यार्थियों, मेवाड़ की यह प्रतिरोध नीति आगे चलकर कुंभा के समय में जारी रही, सांगा के समय में जारी रही और राणा प्रताप के समय में यह नीति अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची। जय भारत, जय हिंद।